हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम ये 12th क्लास का लेसन पढ़ा रही थी। द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहली इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दोनों में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब जाके आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन। इसमें क्या क्या था, पहले इसमें ये लेसन अल्फांसो डाउडिट ने लिखा था। फ्रेंच नोबलिस्ट थे वो और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो ये पर्शियन और फ्रांस के युद्ध के बारे में है। पर्शियन और फ्रांस का युद्ध चल रहा है, उसमें फ्रांस हार गया है और पर्शियन जीत गया है। सो इसमें दो करेक्टर हैं, एक तो एम हैमल है जो कि टीचर है और एक नन्हा सा फ्रेंच है, एक बच्चा है फ्रेंच जो कि स्टूडेंट है। तो फ्रेंच को टीचर ने पार्टिसिपेट लर्न करने के लिए दिया है बट उसे लर्न नहीं है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो लास्ट लेसन, इसका अर्थ है लास्ट लेसन, जो लेसन का नाम दिया हुआ है द लास्ट लेसन। सो उसमें हम स्टार्ट करते हैं पुअर मैन। तो क्लास में क्या हुआ था, ये लास्ट लेसन था। किसका लास्ट लेसन था? फ्रेंच भाषा का ये लास्ट लेसन था। तो जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसे रोजाना तो जो पढ़ाई है वो बहुत ही बोरिंग लगती थी बट आज उसे बहुत ही अच्छी लग रही है पढ़ाई, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स को त्याग रहा है, उसे पढ़ाई त्यागी नहीं जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पुअर मैन, इट वाज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Poor man, बेचारा आदमी। पुअर मीन्स गरीब होता है, तो गरीब आदमी नहीं था वो टीचर, वो बेचारा सा आदमी था। मतलब वो लास्ट लेसन पढ़ा रहा था आज, और वो 40 साल से वहाँ 40 साल की एज थी, तो वो अपनी पूरी लाइफ उसने वहीं पर 40 साल तक वहीं पर उसने जॉब की थी उसी स्कूल में। तो अब वह आज उसका लास्ट डे है और वो फ्रेंच भाषा का लास्ट क्या पढ़ा रहा है, लेसन पढ़ा रहा है। सो बेचारा आदमी। इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारी सुंदर कपड़े पहने थे। उस टीचर ने क्या पहने थे? संडे के कपड़े पहने थे, रविवार के दिन पहनते थे या कोई स्पेशल डे होता था उस दिन वो उन कपड़ों को पहनता था। तो उसने वो कपड़े पहन रखे थे और अब मुझे समझ आ गया था, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मुझे समझ में आ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। वाई द ओल्ड मैन, जो गांव के ओल्ड मैन थे वो ब्लेज के कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। मेरी क्लास के पीछे वाली चेयर्स पर और जो बेंचेस हैं उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे। वो क्यों बैठे हुए थे आप बताइए। यदि आपको लेसन समझ में आया हो तो बताइए। क्योंकि वो लास्ट लेसन था फ्रेंच भाषा का और उस टीचर का भी अंतिम दिन था, इसलिए बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इसलिए कि उन्हें दुख था। किसका दुख था? कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. उन्हें इस बात का दुख था कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे और हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की
निष्ठापूर्ण सेवा के लिए वे उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, और जो देश अब उनका नहीं था उस देश का वो सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। किस तरीके से? वहाँ बैठकर वो उस देश का सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है या मुझे मेरे नाम से बुलाया गया है। It was my turn to recite. अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक जो नियम थे उनको पूरा जोर जोर से और इस पर सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं आता था, परंतु वो सुनाना चाहता था और जोर जोर से जो लाउडली और बिल्कुल क्लियरली वो उनको सुनाना चाहता था। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों की ओर से जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती किए पढ़ने का इच्छुक हूँ। बट आई गॉट मिक्स्ड अप on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. किंतु मैं पहले शब्दों पर ही शब्दों पर उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था। मेरा दिल क्या कर रहा था? धड़क रहा था, और मुझसे ऊपर की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे कि जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है स्कूल में, यदि नहीं आता है तो नीचे सिर करके खड़े हो जाते, ऊपर नहीं देखते हैं टीचर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you little French, you must feel bad enough. मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंच, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज़, मैं देख रहा हूँ ये कि तुम्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, अरे मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे सीख लूँगा। आई हैव लर्न टू टुमारो, मैं इसे सीख लूँगा। कब? कल। हमेशा हमारा टुमारो ही टुमारो होता है कि हम कल याद कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो हम कहाँ आ गए हैं, हमारे पास अब टाइम नहीं है। हाय That's the great trouble with Alasa. She puts off learning till tomorrow. हाय, अलासा के लोगों के साथ यही बड़ी परेशानी है। वह यहाँ की जनता सीखने को कल के लिए टाल देती है। अलासा के लोग क्या करते हैं कि कल के लिए टाल देते हैं कि कल सीखेंगे। Now those follow out there will be have to the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write our language. But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with us. अब बाहर के लोगों के पास आपसे यह कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही बोल
सकते हो, किंतु नन्हे फ्रेंच, पुअर लिटिल फ्रेंच, किंतु नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हम सब भी अधिक दोषी हैं। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील्स टू रिप्रूव आवर सेल्फ विद, और हम भी सब दोषी हैं, तुम ही बुरे नहीं हो, हम सब भी बुरे हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजल्स इनफ टू हैव यू लर्न। फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में एम हेमल ऐसे उससे बातें कर रहा है कि एक के बाद दूसरी बातें कर रहा है, उसको बता रहा है उसके जीवन के बारे में कि पिछले जीवन में पिछले जो लास्ट टाइम बीता हुआ है उसमें क्या क्या हुआ। योर पेरेंट्स वर नॉट एक्साइल इनफ टू हैव यू लर्न। जो तुम्हारे माता पिता हैं तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त आतुर नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें शिक्षा मिले। दे preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। वो क्या चाहते थे कि तुम कुछ थोड़ा सा लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा धन कमाओ। कैसे कमाओ? वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर ज़्यादा लगाना चाहते थे। क्यों पसंद करते थे ये काम कि तुम थोड़ा बहुत धन कमा लो। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing did I not just give you a holiday। क्या मैंने तुम्हें पाठ सीखने की बजाय अक्सर अपने क्या किया, फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया, और मैंने तुम्हें ये कहा कि फूलों में पानी दे आओ। क्या मैंने ऐसे तुम्हें नहीं भेजा था। एंड, और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो मैंने तुम लोगों की छुट्टी भी कर दी, मैंने तुम्हारी छुट्टी भी कर दी। तो वो टीचर एम हेमल है जो उन बच्चों को क्या करता था, अपने पेड़ों में पानी देने के लिए भेज देता था। उनका छोटा सा बगीचा था उस स्कूल के पास ही, उसमें पानी देने के लिए उन बच्चों को भेज देता था, और जब भी उसका मछली पकड़ने का मन होता था तो बच्चों की छुट्टी भी कर देता था फ्रेंच की। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful। ये फ्रांस का नक्शा है, मैप है ये, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द clearest, the most logical, that we must guard it all among us and never forget it, because when a pupil are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their person। देन, फिर या तब, एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे कि फ्रांसीसी भाषा ऐसी है, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो सेइंग कहते रहे दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। यह संसार सबसे सुंदर भाषा है, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की यह सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड, सर्वाधिक स्पष्ट है, सर्वाधिक तर्कसंगत है, और यह कि इसे हमको अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपने भाषा में मजबूती से बंधे रहते तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी जेल की चाबी उसके पास है, की टू देयर प्रिजन।
प्रिजन यानी जेल, जेल की चाबी उसके पास है। ऐसा लगता है कि जब तक उसे किसी भी पर्सन को अपनी भाषा याद है, यदि वह अपनी यहाँ की भाषा जानता है, तो यदि वह कहीं का गुलाम होता है, यदि वह जेल में भी बंद हो जाता है, तो वह ऐसा समझता है कि उसके पास उसकी जेल की चाबी है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। तब फिर वे क्या करने लगे, फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और एक सुंदर सा पाठ पढ़कर सुनाया। I was amazed to see how well I understand it. मैं ये देखकर चकित था कि मैंने इसे किसको, पाठ को कितनी अच्छी तरह से आज समझा। और दिन इतनी अच्छी तरह से नहीं समझता था, मेरा ध्यान भी खेल कूद में होता रहता था। कौन कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है। All he said seemed so easy, I think, to that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. उन्होंने जो कुछ भी कहा कि बहुत सरल लगा, मतलब जो कुछ भी एम हेमल ने कहा वो बहुत ही सरल लगा। किसको, फ्रेंच को। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना था, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ध्यान से नहीं सुनी थी। उन्होंने हर चीज़ को इतने अधिक धैर्यपूर्ण कभी स्पष्ट भी नहीं किया था जितना कि वो आज स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने भी इतने पेशेंस से कभी हर चीज़ को प्रेजेंट नहीं किया था। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह सब कुछ जानता था, मतलब जाने से पहले वो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सिखाकर जाना चाहता हो, उस सब को हमें दे देना चाहता है। जो भी वो टीचर एम हेमल जानता है, ऐसा लग रहा था बेचारा उस सब को हमको दे देना चाहता है, और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारी खोपड़ी में डालना चाहता है। कौन, एम हेमल, टीचर एम हेमल। सो आप बताइए मुझे, आपको कैसा लग रहा है, लेसन सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हेमल हैड न्यू copies for us, writing in a beautiful round hand, Alsace. व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थीं जिन पर सुंदर वर्गाकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था फ्रांस, अल्सास, ये शब्द लिखे गए थे। किस पर, कॉपियों पर। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वे शायद कॉपियाँ हमारी मेजों के ऊपर की छड़ी से लटकी हुई स्कूल कक्ष में सर्वत्र लहराती हुई झंडी सी लग रही थीं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. काश आप देखते कि सभी किसी तरह के अपने अपने काम में जुट गए थे, सब लोग अपने अपने काम में जुट गए थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper. और सब कुछ कितना शांत था, एकमात्र ध्वनि आ रही थी तो किसकी, कागज पर पेनों के रगड़ रगड़ करने की आ रही थी। क्या आवाज। Once some battles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the latest ones who worked right on tracing their fish hooks
फिश हॉक्स क्या होता है? फिश हुक्स, जो फिश पकड़ने का हुक होता है, फिश जिससे पकड़ते हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंड्स टू ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो and though to myself will they make them sing in Germany even the pigeons। एक बार कुछ भृंग कीड़े मकोड़े क्या कर रहे थे? उड़कर अंदर आ गए थे, परंतु किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और दिन यदि कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है क्लास में तो सभी बच्चे ध्यान देते थे, परंतु कुछ समय के लिए कीड़े मकोड़े भी क्लास में उड़कर आ गए थे, पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया था, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में मशहूर थे। वो छोटे बच्चे हमेशा क्या करते रहते थे? चित्र छापते रहते थे मछली पकड़ने के कांटे का। मानो वे कांटों का चित्र बनाने का काम भी फ्रांसीसी भाषा थी। ऐसे बनाते रहते थे चित्र मछली पकड़ने का, जैसे फ्रांसीसी भाषा ही सीख रहे हों वो। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने मन में सोचा, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे? कबूतरों को भी? कौन? कबूतरों को भी? यदि वो जर्मन भाषा में कबूतरों को भी गाने के लिए मजबूर करेंगे? फ्रेंच भाषा से। कौन? जिन्होंने हमको गुलाम किया था, जर्मनियों ने। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर स्थित बैठे हुए देखा। जब भी मैं कभी देखता था कि वो लिख रहे हैं तो मैंने देखा कि वो एम हेमल क्या कर रहे हैं? अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे होते थे। वे कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे, मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसी कि वे दिख रही थीं। आप भी कहीं जाते हो, मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब ये है कि वो एम हेमल आज स्कूल छोड़कर जा रहे थे, उनका लास्ट डे था, तो वो उस स्कूल की हर चीज़ को, उसके एक एक कोने को, एक एक चीज़ को घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? कि वो उनके मन में बस जाए। कहीं जाते हैं तो अगर लास्ट डे तो हम हर चीज़ बहुत ही गौर से देखते हैं। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that। जरा सोचो, क्या सोचो? 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। यदि कोई इतने समय से उसी स्थान पर हो तो अगर उसे अचानक कोई वो स्थान छोड़ने के लिए कह दे तो कैसा लगेगा? वो 40 वर्ष तक उसी स्थान पर थे। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था। उनका लिटिल सा क्या था? एक गार्डन था सुंदर सा, और वो उनके विंडो के बाहर था। एंड उनकी कक्षा उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही, उनकी कक्षा भी उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही थी। केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो रही थी। उनकी कक्षा भी क्या थी? उनके बिल्कुल जस्ट सामने थी। ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर स्मूथ। ओनली बेंच और कुर्सियां चिकनी हो रही थी घिस घिस के। एंड द वॉलनट ट्री, और अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टेलर and the hopvine that he had planted himself twined about the window to the roof। बगीचे में एक अखरोट का पेड़ था। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे और वह होपवाइन एक
होपबाइन एक प्रकार की बेल होती है, होपबाइन की बेल जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था वह खिड़की से लपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। कौन पहुंच गई थी छत तक लपटते हुए? होपबाइन की बेल। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving above in the room above, packing their trunk, for they must leave the country next day. वो इस शहर को अगले दिन छोड़ देंगे। इस सब को छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूक में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारा कौन है? अध्यापक, वो टीचर एम हेमल का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना होगा। नेक्स्ट डे ही उन्हें ये देश छोड़कर जाना होगा। देश का नाम क्या है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। फ्रांस। देश का नाम क्या है? फ्रांस। But he had the courage to hear every lesson to the very last. किंतु उसमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। After the writing we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo boom. लेखक के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपने बा बेबी बोबू बोले। बा बेबी बोबू मतलब बारह खड़ी। ओके। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स and holding his primer in both hands spelled the letters with them. कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उनके साथ क्या बोल रहा था? बा वे वी वो बोल रहा था, ऐसे शब्द बोल रहा था। You could see that he too was crying, his voice trembling with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। भावुकतावश उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि वह सब हंसना और रोना चाहते थे। ओ, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद हो गया और समझ में भी आ गया। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, इस अंतिम पाठ को। जैसे अंतिम पाठ पढ़ा था वैसे वो सारे लेसन्स को पढ़ लेता तो कितना होशियार हो जाता है ना। आप भी ओनली परीक्षा टाइम पे पढ़ते हो, पहले पढ़ लेते तो कितने होशियार हो जाती। ऑल एट वंस द क्रैश क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजल्स। अचानक चर्च की घंटी बजी और कितने बज गए? 12 बज गए। 12 बजाए और फिर एंजल नामक प्रार्थना की घंटी भी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियन returning from drill sounded under our window. उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए पर्शियन की तुरहियां हमारी खिड़की के नीचे बजती हुई सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल क्या हो गए? कुर्सी से खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो कुर्सी से खड़े हो गए और बहुत ही पीले पड़े हुए थे। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। वो बहुत ही आज कैसे हो रहे थे? हारे हारे से हो रहे थे। माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग कॉक्ड हिम,
ही कुड नॉट गो ऑन। फिर वे मित्रों उन्होंने कहा मैं, परंतु उनका गला रुध गया, वे अपनी बात जारी न रख सके। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." फिर वे ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े और चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, विवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हो। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल ख़त्म हुआ और आप लोग जा सकते हो। ये था आपका द लास्ट लेसन। अब आपको यदि ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसको। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।